उत्साहवर्धन करने वाला था। और कार्यक्रम की शुरुआत सवेरे करीब 11:15 साढ़े 11 बजे वो जब एयरपोर्ट पहुंचे, उनका बहुत भव्य तरीके से यहाँ के नॉर्थ बंगाल के ट्रेडिशनल चीजों के द्वारा उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट में हुआ। अलग अलग समाज के लोग, माताएं, बहनें और बच्चे वहां पे उपस्थित थे। और उसके बाद जो है एयरपोर्ट के बाद वो ठाकुर पंचानन वर्मा जी, जो एक राजवंशी के बड़े नेता और एक समाज सुधारक हैं, उनका माल्यार्पण हुआ। और उसके बाद जो है कालीबाली मंदिर में एक पूजा का कार्यक्रम भी था। और उसके बाद आकर के इसी होटल के अंदर में जहां हम सब लोग मौजूद हैं, संगठन के 2 कार्यक्रम थे, जिसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए सभी नॉर्थ बंगाल के जिले के सब कार्यकर्ता, उनके सांसद, जो भी हमारे विधायक हैं, वो सब यहाँ उस दौरान वहां पे उपस्थित थे। बहुत डिटेल में माइन्यूटली जो है एक एक जिले और एक एक विधानसभा और संसदीय सीट को लेकर के चर्चा हुई और सब कार्यकर्ताओं ने अपना विषय रखा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सबको संबोधन किया कि एक अच्छे कार्यकर्ता के गुण क्या होते हैं और हमारी जिम्मेदारी और हमारे जो पार्टी हमसे जो अपेक्षा करते हैं वो सब क्या चीजें, उन्होंने बहुत माइन्यूटली इस चीज को बताया। फिर उसके बाद जो है एक दूसरा जो कार्यक्रम हुआ, नॉर्थ बंगाल के सभी समाज के सभी कम्युनिटी के लोग आज उपस्थित थे। और उन सब के जो भी मांगे थे या जो उनके सुझाव थे या जो कुछ भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखना था, या दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष जब आपके क्षेत्र में आए तो उनसे जो अपेक्षाएं थी वो सब समाज के लोगों ने उनके सामने बहुत खुल करके रखी। और ये एक बहुत ही अद्भुत किस्म का और बहुत ही अच्छा और बहुत सारे समाज को जो है प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हुआ। अब जब अंत में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है सबके सामने उद्बोधन रखा, उसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक अध्यक्ष जी ने शुरुआत अपने भाषण की कुछ इस प्रकार से की कि हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी और हम सब लोग यही चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी मंत्र को लेकर के हम आज तक आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी इसी मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस धरती पे हम सब लोग अभी उपस्थित हैं, जहां पे टीएमसी का शासन है, उसका सीधा स्पष्ट फंडा है फूट डालो और राज करो। इसके उदाहरण देकर के भी मैं आपको समझा सकता हूं। मैं खुद दार्जिलिंग का सांसद हूं। दार्जिलिंग पहाड़ के अंदर में गोरखा के अलग अलग समाज कम्युनिटी के लोग रहते हैं। उनके 16 अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट बोर्ड बना करके उनको बांटने की साजिश हुई। इस तरह के काम जो है पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे हैं। और दूसरा, जब वो अपना वक्तव्य रख रहे थे, जितने भी समाज के लोग जिन्होंने सुझाव दिए थे या जो बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाह रहे थे, उसमें 2 बातें बहुत कॉमन सी थी। एक ये था एम्प्लॉयमेंट को लेकर के और दूसरा था एम्पावरमेंट को लेकर के। उन्होंने समाज के सभी आए हुए वर्ग के सामने विषय रखा कि मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने डे 1 से एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया है। चाहे वो जनधन अकाउंट के माध्यम से 40 करोड़ से ज्यादा खाते खुलने का कार्यक्रम हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो जो हमारी गरीब माताओं को शक्ति प्रदान करता है, या पीएम आवास योजना हो, ये गरीब कल्याण योजना गरीबों के गांव और देहात में रहने वाले समाजों के लोगों के काम आता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान सम्मान निधि, दुख की बात है 76 लाख से ज्यादा किसान इस योजना से पश्चिम बंगाल में वंचित है। इसकी भी उन्होंने अपने संबोधन में इसका भी जिक्र किया। इसी के साथ आयुष्मान भारत योजना, जो कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है गांव देहात में तो उसको 5 लाख रुपए तक की बीमा मिलती है। लेकिन
राज्य सरकार के जो रवैया है उसको देखते हुए ये योजना भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, इसकी भी उन्होंने अपने भाषण में, अपने संबोधन में जिक्र किया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय जो उनके सामने आए थे। एक तो चाय बागान और मिनिमम वेज को लेकर के कॉमन सी फीलिंग सबके मन में थी, क्योंकि नॉर्थ बंगाल हम सब जानते हैं, चाय बागान, सिंकोना बागान में काम करने वाले बहुत सारे लोग जो है पार्टिकुलरली इस क्षेत्र में रहते हैं। तो उन्होंने संबोधन में यह भी कहा कि अभी पिछले दिनों, कुछ दिन पहले ही जो पार्लियामेंट सेशन चला उसमें जो कोड ऑन वेजेस जो बिल पास हुआ, उसके बाद अब पीएलए एक्ट 1951 ये अस्तित्व में नहीं रहेगा। उसके बाद अब इसके रूल्स बनने लग रहे हैं, 2-3 महीने रूल्स बनने में शायद समय लगेंगे। फिर उसके बाद सब चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को मिनिमम वेज की गारंटी मिलेगी। जिस तरह से बाकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जो स्किल लेबर है पश्चिम बंगाल में 350 रुपया उनको आज मिनिमम वेज मिलता है, उसी तरह से चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को भी 350 रुपया मिनिमम वेज मिलेगा। उस कानून में यह भी प्रावधान है, अगर कोई मालिक या जो एम्प्लॉयर है कुछ काइंड में कुछ फैसिलिटी अगर वर्कर को या श्रमिक को देता है, उसके नाम से वो सिर्फ 15% पैसा ही काट सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे 350 में अगर कोई 15% काट ले तो भी 290 से लेकर के 300 रुपया उसको देना पड़ेगा। इस बात की भी उन्होंने जिक्र की। एक राजवंशी समाज के लोग थे, उनकी तरफ से नारायणी सेना की बात हुई। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सब लोग काफी समय से इसकी मांग करते रहे हैं और आपकी बात को प्रमुखता से मैं दिल्ली में भी रखूंगा, मैं भी आपके साथ हूं, ऐसी बात उन्होंने अपने उद्बोधन में किया। गोरखा समाज के लोग भी आए थे और उनकी भी 2-3 मांग थी। गोरखा समाज के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2009 से वो लोग सहयोग करते रहे, उनको जिताते रहे हैं और वो खुश है इस बात को लेकर कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोरखा समाज को लेकर के 2 मांगे रखी थी, 2 विषय रखे थे। एक तो जो हमारे गोरखा भाई बहन हैं उनका 11 जाति का एक विषय है, क्योंकि गोरखा कम्युनिटी में 11 कम्युनिटी के लोग अभी भी एसटी बनने से वंचित हैं, जबकि 1941 तक वो हिल्स ट्राइब के नाते जाने जाते थे पूरे देश भर में, लेकिन उनका अधिकार वो छीन लिया गया, उसकी किसी को जानकारी में भी नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि जो गोरखाओं में 11 छूटी हुई जातियां हैं वह हम उनको एसटी स्टेटस देने का काम करेंगे। इसी तरह दार्जिलिंग हिल्स, तराई डूवर्स को लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान की बात थी, उन्होंने ये बात रखी। अध्यक्ष जी ने कहा कि ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसको करेंगे। इसके अलावा सिंकोना प्लांट की भी बात हुई। किसी एक साथी ने इस बात का जिक्र किया तो अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि हिमाचल प्रदेश से मैं आता हूं और हिमाचल प्रदेश में हमने एक प्लांटेशन मेडिसिन प्लांटेशन हब बनाया है। उसी के तर्ज पे जो है, जो हमारे पास सिंकोना बागान की इतनी 20,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसके अंदर में टीएमसी तोड़ता है, बीजेपी जोड़ता है, तो पहाड़ का जो ये बहुत सारे बोर्ड बना के जो डिवीजन बना है उसी के मुताबिक ऐसे होता है। देखिए, उन्होंने कोई स्पेसिफिक उदाहरण नहीं दिया, मैं उदाहरण देकर के आपको समझा रहा था। देखिए, ये 4.5 साल तक टीएमसी सिर्फ लूटने का काम करती है। जब चुनाव पास आता है 6 महीने तक फिर पैसा दे करके, लालच दे करके, अलग अलग तरह के प्रोपोगंडा करके उस समाज के साथ निकटता दिखाने की काम करती है। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, आपने प्रश्न पूछा है। आज टीएमसी पश्चिम बंगाल में एक धर्म विशेष को लेकर के काम करती है और जब चुनाव सामने आता है, चुनाव निकट आता है, तो बाकी धर्मों के लोगों को भी जो है अलग अलग तरह के चॉकलेट्स देने की कोशिश होती है। सो ये बात स्पष्ट दर्शाती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है पश्चिम बंगाल में जो ये टीएमसी की सरकार करती रहती है। एक्चुअली कुछ दिन पहले अमित शाह ने बताया कि बिहार तेजी से बढ़ रहा है फॉर डेवलपमेंट बिकॉज देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। Everybody knows there is no good relation between the state and the center in the question of Bengal and center, Mamata Banerjee and Modi.
So my question is, how many development projects have been stalled in Bengal as well as in North Bengal, proposed by you and others, member of parliaments? Actually, can you have any detailed list of it and just actually is it discussed here? देखिए, इसकी चर्चा इस पूरे बैठक के अंदर में नहीं हुई, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है और काफी अच्छा प्रश्न पूछा है और मेरा ये अधिकार बनता है कि इसका जवाब मैं आपको दूं। एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है ये जन विरोधी है, ये एंटी पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी है। क्योंकि अगर आप जनता के साथ होते तो आयुष्मान भारत को आप नहीं रोकते, अगर आप किसानों के साथ होते तो आप जो है किसान सम्मान निधि योजना को नहीं रोकते। ऐसी जितने भी योजनाएं जहां केंद्र सरकार डायरेक्ट डीएफटी के थ्रू उस उपभोक्ता तक सीधा पैसा पहुंचाने का काम करता है, उस योजना को टीएमसी सरकार विरोध करती है। तो इससे ये बात स्पष्ट है, ये प्रमाणिक है कि आज टीएमसी पार्टी केंद्र सरकार के जो अलग अलग योजनाओं से जो पैसे आते हैं, उस पैसे से टीएमसी पार्टी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती है। आपको मैं एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा, ये मनरेगा और पीएमजीएसवाई, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंदर में इतनी बड़ी धांधली होती है पश्चिम बंगाल के अंदर में। जेसीबी ला करके रोड की पहाड़ की खुदाई होती है और लोगों के नाम दिखा करके जो है बहुत सारा पैसा उसके माध्यम से लूटा जाता है और वो सारा पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के जेब में जाता है, उनके कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाता है। सो मैं सीधा स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि ये जन विरोधी पार्टी है, ये लोक विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, ये जो हमारे पश्चिम बंगाल की गरीब जनता है उसके विरोध करने वाली ये पार्टी है। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से वो प्रधानमंत्री बने, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, श्रमिक के लिए दिन और रात मिलाकर के 18 से 19 घंटे तक रोज काम करते हैं। किसी तरह हम जो है गरीब को आगे बढ़ा सके, किसी तरह हम किसान को आगे बढ़ा सके। ये स्पष्ट दिखता है, उनकी योजनाओं में दिखता है, उनके भाषणों में दिखता है। और मुझे लगता नहीं कि उनकी बात को कोई गलत प्रूफ करे ऐसा कोई व्यक्ति भी हमारे सामने होगा, क्योंकि वो अंदर से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। जिस तरह से वो काम करते हैं उस तरह से अपनी बात को वो रखते भी हैं जनता के सामने। और पूरा हिंदुस्तान, आज तो पूरा बंगाल भी जो है बीजेपी में हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान मोदी जी पे ट्रस्ट करता है। और टीएमसी दूसरी तरफ जनता को सिर्फ लूटने का काम करती है। देखिए, 34-35 साल तक सीपीएम ने राज किया और जो है पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी खराब हुई, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत तेजी से जो है पश्चिम बंगाल को खराब करने का काम जो है टीएमसी की सरकार ने किया। और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस आज वो टीएमसी का कैडर बन के काम करता है। वो एक ऐसा लगता है पुलिस ना होकर के एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता और कार्यकर्ता है। और सबसे ज्यादा टेररिस्ट फैलाने का काम, सबसे ज्यादा टेरर फैलाने का काम पश्चिम बंगाल की पुलिस और यहाँ की प्रशासन करती है। कुछ और ऐड कर मुझे बोलना है तो आप बोलिएगा। एक्चुअली वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड का बारे में बहुत सारी चर्चा चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है तो दूसरी जगह डाइवर्ट करके दूसरा प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उसका अपना नाम है। तो एक्चुअली एनी प्लान टू लॉन्च अ स्टार अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस बिफोर असेंबली इलेक्शन व्हिच इज जस्ट 6 months जस्ट। देखिए दादा, मैं आपको ये कहूंगा कि आज जो 2021 की चुनाव की स्ट्रेटेजी आपके सामने आज तो मैं शेयर नहीं करूंगा, चुनाव में बहुत टाइम है और अभी इस तरह के लेकर के बहुत बैठकें भी हुई नहीं। जैसे समय आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन आपने एक बात अपने प्रश्न में पूछा था, मैं कुछ ढूंढ रहा था कि आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। देखिए, मैं हमेशा बता रहा हूं कि पिछले 1.5 साल से मैं सांसद हूं। लेबर बिल पास करने में मैं खुद लेबर कमेटी का मेंबर था, 1.5 साल तक मैं लगा रहा। कोरोना संकट के समय में हर हफ्ते मीटिंग होती थी, फिर भी मैं उसको अटेंड करता था। मिनिमम वेज की मैंने बात की, ईएसआई अस्पताल की सुविधा इसमें मिलेगी। ये पूरा हिमालय का क्षेत्र, ये पहले जो भारत सरकार ने जो हिमालय कंसोर्टियम बनाया था उसका हिस्सा नहीं था पश्चिम बंगाल।
अब जो है नीति आयोग ने इसको भी इंक्लूड किया है। और दार्जिलिंग के अंदर में, कालिम्पोंग के अंदर में, पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रोड्स और हाईवे के काम जो है हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। कालिम्पोंग जाने के लिए 2 अल्टरनेटिव हाईवे बन रहे हैं, दार्जिलिंग जाने के लिए एक अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है, कोरोनेशन ब्रिज का अप्रूवल मिल चुका है, और भी जो है मतलब सिलीगुड़ी के अंदर में जो ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए जो योजना है उसके ऊपर में काम चल रहा है। खरसों के अंदर में रेल म्यूजियम बन रहा है, ऑल इंडिया रेडियो खरसों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 10 हम सब जानते हैं, हर बार बारिश के बाद जो है वहां पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, उसको ऑल वेदर रोड जो है भारत सरकार बना रही है। PMGSY में बहुत सारे रोड अप्रूव हुए हैं। MP लेट फंड में 2.5 करोड़ रुपए आया था अकाउंट में, वो सारा मतलब वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद भी आज तक DM ने पैसा रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं किया ये वही जानते हैं। मैं चाहूंगा आप जब भी DM से मिले ये प्रश्न जरूर करें। PM रिलीफ फंड के माध्यम से करीब 90 से 100 लोगों का जो है इलाज करने में अभी तक सहायता मिली है। और विष्णु चटर्जी जी हम सब जानते हैं, नॉर्थ बंगाल में कोविड के एक वॉरियर थे जिनकी मतलब डेथ हो गई थी, लोगों की सेवा करते 50 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से उनको मिला। और कोरोना के समय में PPE किट हो, मास्क हो या और भी जो भी वेलफेयर के काम हो सकते हैं, ये सब काम देने का जो है काम किया है। और बस यही है कि आज के इस दौरे से जो है कार्यकर्ता और आम जनता तक दिल को छूने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सफल हुए हैं। और पिछले 9-9.5 साल से एक घटिया किस्म की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में चल रही है, न जिसका कोई सिर है, न पैर है, न कोई विजन है और न ही कोई सोच है। और इस तरह की सरकार के कारण पश्चिम बंगाल का बहुत नुकसान हुआ है। देखिए आज पश्चिम बंगाल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मतलब आज देखिए गुजरात के अंदर में मतलब एक रेगिस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तेजी से जो है गुजरात ने विकास किया है, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बना है। हमारे पास कोस्ट लाइन है, हमारे पास सबसे ज्यादा बारिश होती है, हमारे पास सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में। और हमारे पास क्योंकि बारिश सबसे अधिक होती है तो हमारे पास खेती के भी, एग्रीकल्चर के भी सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे होने के चांसेस है। हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास टूरिज्म, कुचबिहार, डुवर्स, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सब क्षेत्र है। हम हेल्थ टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, रूरल टूरिज्म को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना अपार संभावना होते हुए भी हम उसको इनकेश करने में नाकाम रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में पिछले 45 साल में जो भी सरकार रही, इसने सिर्फ पश्चिम बंगाल को लूटने का काम, पश्चिम बंगाल की जनता को लूटने का काम किया है। एक समय अंग्रेज हिंदुस्तान को लूटते रहते थे और आज 45 साल से पश्चिम बंगाल में TMC और CPM की सरकार ने हमारी जनता को लूटने का काम किया है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप भी पहाड़ से हैं और जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सालों से पहाड़ी लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और मोदी जी ने भी भाषण में पहले ही स्टेट कर दिया था कि गोरखालैंड को वो सपोर्ट करेंगे। तो क्या जनता, पहाड़ का जनता का सवाल हमेशा से यही रहा है कि गोरखालैंड कब मिलेगा? तो आपको क्या कहना है कि गोरखालैंड मिलेगा भी या नहीं? देखिए मैं स्वयं भी गोरखा हूँ और आपकी भावनाओं को कदर करता हूँ। और गोरखाओं से लेकर के जो भी मुद्दे थे, हमने शायद बीजेपी को तीसरी बार जो है मदद की है। मुझे नहीं लगता इतने सारे विषय कभी पार्लियामेंट तक पहुंचे थे या गूंजे थे। और लगातार जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्योंकि आज भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री जी, उन्होंने हमेशा कहा है कि गोरखाओं के साथ जो है बीजेपी एक चट्टान की तरह खड़ी है। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, देखिए हम सब गोरखा राष्ट्रभक्त, देशभक्त होते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है और हमारा एक नेचुरल अलायंस भी है। लेकिन मैं उनकी पीड़ा भी समझता हूं क्योंकि इतने साल, 11 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी उनके जो मांगे थे उनका कोई समाधान नहीं हुआ। और मुझे लगता है इस बार जब दूसरी बार सरकार बनी, बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 7-8 महीने में कोरोना के कारण ऐसे कोई भी फैसले
कोई भी काम नहीं हुआ है। उससे पहले बहुत तेजी से, चाहे वो 370 जम्मू कश्मीर का विषय था, बोरोलैंड का इश्यू था, गुरु रेंज से रिलेटेड इश्यू था, सीएबी का कानून था, या ट्रिपल तलाक का विषय था, लेबर रिफॉर्म से लेकर के जो विषय थे, ये सब विषय को करने में जो है भारतीय जनता पार्टी सक्षम रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हम दार्जिलिंग, तराई और डूवर्स के लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध है, हम कमिटेड है। आप निश्चिंत रहिए, ये काम जरूर होगा, अवश्य होगा। सर, हाल ही में देखा गया है भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय हो गया पश्चिम बंगाल में, तो क्या समझा जाए कि ये जो आज मीटिंग हुई है और कुछ दिन पहले कलकत्ता में भी देखा गया था, तो क्या ये 2021 की तैयारियां शुरू हो गई है? देखिए, समझना वो आपका काम है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, 2019 से ये माहौल बन गया था। जिस तरह से जन विरोधी सरकार पश्चिम बंगाल में चलती रही, तभी जनता ने मन बना लिया था। और आज 2021 में यह तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 200 से ज्यादा सीट मिलेंगे और ममता दीदी का जाना तय है।